नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, इस समय हम लोग दलित साहित्य पढ़ रहे हैं। दलित साहित्य के अंतर्गत ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी हुई कहानी सलाम का आज अध्ययन करेंगे। मित्रों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जहाँ साहित्य में वर्चस्व की सत्ता को चुनौती दी है, वहीं दबे कुचले शोषित पीड़ित जनसमूह को मुखरता देकर उनके इर्द गिर्द फैली विसंगतियों पर भी चोट की है, जो दलित विमर्श को सार्थक और गुणवत्तापूर्ण बनाती है। समकालीन हिंदी कहानी में दलित चेतना की दस्तक देने वाले कथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियाँ अपने आप में विशिष्ट हैं। इन कहानियों में वस्तु जगत का आनंद नहीं, दारुण दुख भोगते हुए मनुष्य की बेचैनी है। एक ऐसा यथार्थ है जहाँ जहरों और हजारों साल की पीड़ा अंधेरे कोनों में दुबकी पड़ी है। वाल्मीकि के कहानी संग्रह दलितों के जीवन संघर्ष और उनकी बेचैनी के जीवंत उदाहरण है। दलित जीवन की व्यथा, छटपटाहट, सरोकार इनकी कहानियों में साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। तो आज हम सुनेंगे इनके प्रथम कहानी संग्रह सलाम की शीर्षक कहानी सलाम। तो आइए चलते हैं इनकी कहानी सलाम पर। प्रस्तुत कहानी में हरीश नाम का युवक, जो कि चूहड़ जाति से है, उसके साथ उसका ब्राह्मण दोस्त उसकी शादी में आया। उस गांव में सलाम का रिवाज था। हरीश का दोस्त कमल सुबह गांव में चाय पीने के लिए जाता है तो उसके साथ बहुत ही व्यवहार होता है बुरा। भट्टी के पास ही एल्युमिनियम की एक बड़ी सी केतली रखी थी, जिसका रंग काला स्याह था। कांच के कुछ मटमैले गिलास, कप, प्लेटें और शीशे के एक जार में कुछ बिस्किट पड़े थे। भगोना बाहर से काला, भीतर से भूरा मटमैला दिखाई पड़ रहा था। आसपास मक्खियों के झुंड भिनभिना रहे थे। चबूतरे पर एक जर्जर बूढ़ा आदमी मैले चीकट कपड़े में उड़कू बैठा बीड़ी पी रहा था। उसके हाथ पैरों की नसें उभरी हुई थी, जैसे किसी ने शरीर का मांस उतार कर त्वचा हड्डियों से चिपका दी हो। पास ही एक पुरानी सी बेंच पड़ी थी, जिसकी हालत उस बूढ़े से भी बदतर थी। कमल ने बेंच पर बैठने की कोशिश की। बेंच चरमराई। किसी तरह अपने आप को बेंच से टिकाकर कमल ने बूढ़े से कहा, चाय मिलेगी? मिलेगी भाई, थोड़ा टाइम लगेगा। बूढ़े ने बीड़ी का आखिरी कस खींचा। कमल दुकान में रखी हर चीज को उत्सुकता से देख रहा था। उसके जहन में माँ का ख्याल आया। इस समय घर में होता तो माँ गरम गरम चाय लेकर आती। चाय बनाते समय माँ कोई न कोई श्लोक दोहराती रहती। तभी धुएं का झोंका कमल के मुंह में भर गया। उसने जेब से रुमाल निकाला, नाक पर रखा और कड़वाहट उसके भीतर समा गई। कितनी देर लगेगी चाय में? कमल ने जिज्ञासा की। बस अभी हो जाएगी, भट्ठी सुलग रही है, बैठो आप, चाय वाले ने आश्वस्त किया। चाय वाला लोहे के सरिये से भट्टी का कोयला संवारने लगा। नए दिख रहे हो बाबूजी, कहाँ से आए हो? चाय वाले ने बात शुरू की। देहरादून से, कमल ने सहजता से कहा। उसका ध्यान सुलगती भट्टी पर था। देहरादून का नाम सुन चाय वाला चौंका। देहरादून से तो कल एक बारात भी आई है, चाय वाले ने प्रश्नवाचक की तरह कहा। हाँ, मैं उसी बारात में आया हूँ। वह बारात तो चूहड़ों के घर आई है। चाय वाले की जिज्ञासा बदल चुकी थी। तो क्या हुआ? कमल ने पूछा। चाय वाला एकदम चुपचाप हो गया। उसकी चुप्पी ने कमल को संशय में डाल दिया। चाय वाले के हाव भाव बदल गए। वह भट्टी के पास से हटकर इधर उधर काम करने लगा। कभी इस डब्बे को रखता, कभी उस डब्बे को रखता। भट्टी सुलग सुलग कर लाल अंगारों में बदल गई। अंगारों से लपटें उठ रही थी, लेकिन चाय बनाने के आसार नहीं दिख रहे थे। कमल का गला खुश्क हो रहा था। भट्टी तो धधक गई है, एक कप चाय बना दीजिए, कमल ने शालीनता से कहा। चाय वाला अनसुना करके अपने काम में लग गया। कमल का धैर्य टूटने लगा। भाई चाय बना दो, चाय वाले ने वहीं से जवाब दिया। तुझे यहाँ चाय नहीं मिलेगी। चाय वाले की आवाज़ में रूखापन था, जिसे महसूस करते हुए कमल ने तीखेपन से पूछा, लेकिन क्यों? अभी थोड़ी देर तो पहले आपने कहा कि चाय मिलेगी। कहा था, और अब कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगी, चाय वाले ने कठोरता से कहा। कमल चाय वाले के व्यवहार से चकित था, फिर भी नम्रता से बोला, लेकिन भाई साहब हुआ क्या? क्या मैं पैसे नहीं दूंगा? चाय वाला उसके सामने तनकर खड़ा हो गया, दोनों हाथ कूल्हे पर टिकाकर सीना चौड़ा करते हुए बोलता, ये पैसे शहर में जाके दिखाना। 2 पैसे क्या जेब में हो गए तो सारी दुनिया को सर पे उठाए घूमते हो। ये शहर नहीं है, गांव है। यहाँ चूहड़ों को मेरी दुकान में चाय नहीं मिलती, और कहीं जाके पियो। कमल की नसें फड़फड़ाने लगी। उसने चाय वाले को अग्नेय नेत्रों से घूरा और सख्ती से भरकर कहा, चूहड़ों चमारों को नहीं मिलती तो किसको मिलती है? चाय वाला उसकी अनसुनी बात करके अपने काम में लग गया। कमल को वह असभ्य वनमानुष दिखाई पड़ रहा था।
उसने साहस करके पूछा, तुम्हारी जात क्या है? चाय वाला भड़क पड़ा, मेरी जाति से तुझे क्या लेना देना? इब चूहड़े चमारों की भी इतनी हिम्मत कि वो जाति पूछने लगे। कलयुग आ गया है, कलयुग। हाँ, कलयुग आ गया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें अपनी जाति नहीं बतानी है तो सुनो, मेरा नाम कमल उपाध्याय है। उपाध्याय का मतलब जानते ही होगे, या समझाऊं? उपाध्याय यानी ब्राह्मण। कमल ने आंखें तरेर कर कहा। चूहड़ों की बारात में बामन? चाय वाला कर्कशता के साथ हंसा। शहर में चूतिया बनाना, मैं तो आदमी देख के ही पहचान लूँ हूँ किस जाति का है। चाय वाले ने सेखी बघारी। उनका वार्तालाप सुनकर राह के लोग ठिठक कर मजा लेने लगे। सुबह का वक्त था, देखते ही देखते लोग जमा हो गए। लोगों को देख चाय वाले की बूढ़ी हड्डियों में जोश आ गया। अब तेवर के साथ बोला। बल्लू रांगड़ का रामपाल भी भीड़ में ठिठक गया। माजरा क्या है जानने के लिए चाय की दुकान की ओर बढ़ा। चाय वाला किसी शहरी को फटकार रहा था। रामपाल ने छूटते ही पूछा, क्या है चाचा? रामपाल को देखते ही चाय वाला बिफर पड़ा। चूहड़ा है, खुद को बामन बता रहा है। जुम्मन चूहड़े की बारात में आया है। अब तुम ही लोग फैसला करो, ये जो बामन है तो चूहड़ों की बारात में क्या मूत पीने के लिए आया है? जात छिपा के चाय मांग रहा है। मैंने तो साफ कह दिया कि चाय नहीं मिलेगी। चूहड़ों चमारों को मेरे यहाँ चाय नहीं मिलती। दुबला पतला सा रामपाल सिकिया पहलवान था। गाल पिचके हुए, हड्डियां उभरी हुई, बारीक मूछें, तेल से चीकट बाल। कुल मिलाकर ऐसा हुलिया जिसे देखकर यह अंदाजा नहीं लगता था कि यह एक पहलवान हो सकता है। रामपाल को देखते ही खुसर पुसर एकदम शांत हो गई। कमल भी स्वयं को चक्रव्यूह में फंसा महसूस करने लगा। बात पूरी होने से पहले ही रामपाल ने कमल को डांटा। ओ शहरी जनखे, हम तेरे भाई हैं साले? मुझे भाई बोलता है? साले जबान संभाल के बात कर, नहीं तो डंडा डाल के उल्टा लटका दूंगा। जाके जुम्मन चूहड़े से रिश्ता बना। इतनी जोरदार लौंडिया लेके जा रहे हैं शहर वाले। जुम्मन के तो सींग निकल आए हैं। अरे लौंडिया को किसी गांव में ब्याह देता, तुम्हारे जैसों का भी कुछ भला हो जाता। एक तीखी हंसी का फव्वारा आसपास के खड़े लोगों में फूटा और उसमें उसने अपनी हंसी भी मिला दी। कमल को लगा जैसे अपमान का घना बियाबान जंगल उगाया। उसका रोम रोम कांपने लगा। हिंसक शिकारी तेज नाखूनों से उस पर हमला करने के लिए तैयार है, ऐसा उसने महसूस किया। कमल को लगा कि अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। पहले उस अखबारों में पढ़ के उसको यह विश्वास नहीं होता था कि कैसे लोग दलितों को पीट पीट कर मार डालते थे और उनके साथ बुरा बर्ताव कर उनके घर में आग लगा देते थे, परंतु जब यह व्यवहार यहाँ देखा तो उसको यह बात सही मालूम हुई। हरीश, अपने मन से हीन भावना निकालो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तुम लोग वहीं के वहीं हो। उगते सूरज की रोशनी देखो, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। पढ़ लिख कर ऊपर उठोगे तो सब मिट जाएगा, ऐसा वह हरीश को समझाता। लेकिन इस वक्त कमल के सामने हरीश का एक एक शब्द सच जान पड़ता था। कमल ने फिर साहस बटोर कर विरोध किया। क्या यही गांव का अतिथि सत्कार है? आप लोग अपने गांव की लड़की के लिए ऐसी बातें करते हैं? क्या वह इस गांव की बेटी नहीं है? कमल इससे ज़्यादा कुछ बोलता कि पहले ही रामपाल ने चीख कर कहा, जा चुपचाप चला जा, वरना एक भी जिंदा वापस न जा सकेगा। न वो लौंडिया ही जा पाएगी, ना कोई बाराती। कमल को धक्का देकर छप्पर नुमा दुकान से बाहर निकाल दिया रामपाल ने। कमल कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता था। सीने में उठ रहे जर को उसने शांत रखा। उसे हरीश का ख्याल आया। वक्त की नजाकत भाप वह चुपचाप चला गया। सड़क से उतरकर वह रेतीले रास्ते पर आ गया। उसकी रग रग में अंगारे दहक रहे थे। चूहड़ा चूहड़ा चूहड़ा, पीछे से लड़के जोर जोर से चिल्लाने लगे। प्रत्येक शब्द नस्तर की तरह उसके जिस्म को चीरकर लहूलुहान कर रहा था। कमल लड़कों से बचकर गली की ओर लपका। तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए वह जनवासे में पहुंचा। उसकी सांस फूल गई। बुरी तरह मूड उखड़ चुका था। जिस्म पर अभी भी हजारों चींटियां रेंग रही थी। पोर पोर में गर्म दहकते लावे सा जल रहा था। उसे देखते ही हरीश ने पूछा, क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है? कुछ नहीं, ठीक है। कमल ने गहरी सांस ली। कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। चाय का इंतजाम कराया है, बस तुम्हारा ही इंतजार था। कमल दीवार के सहारे टिककर बैठ गया चुपचाप। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सिर भारी है, उसने पूछने पर उत्तर दिया और टाल दिया। उसके जहन में 15 वर्ष पुरानी एक घटना दस्तक देने लगी, जिसकी स्मृति से ही शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। उस रोज कमल हरीश को ले पहली बार स्कूल से अपने घर गया। पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने अपनी माँ से हरीश को मिलवाया। माँ ने खाने के लिए कुछ दिया। हरीश ने पहला कौर उठाकर मुंह में रखा था कि कमल की माँ ने पूछा, बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जी, नगर पालिका में सफाई कर्मचारी है, हरीश ने सहजता से उत्तर दिया। हरीश का जवाब सुनते ही कमल की माँ आग बबूला हो गई। कमल के गाल पर एक जोरदार
थप्पड़ जड़ दिया। पता नहीं कहाँ कहाँ से इन कंजड़ों को पकड़ कर घर ले आता है। खबरदार जो किसी को फिर सिलाया। अचानक हुए इस हमले से कमल अप्रत्याशित सिर्फ अपनी फटी फटी आंखों से माँ के गुस्से भरे चेहरे को देखता रहा। माँ ने हरीश को भी ढेर सारी गालियां दे घर से भगा दिया। माँ की धुतकार फटकार से हरीश बुरी तरह आहत था। उसे पहली बार लगा कि वह और कमल दोनों अलग अलग है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला है। उसे अपने पड़ोसी सगुना के शब्द याद आ रहे थे, बेटे बामन से दोस्ती रास नहीं आएगी। लेकिन हरीश ने सगुना की बात को कभी अहमियत नहीं दी। कमल उसके लिए अपना था, एकदम सगा, बल्कि अपनों से कहीं ज्यादा। इस घटना ने हरीश के मन पे कई खरोंचें डाल दी। हरीश के जाने के बाद माँ लगातार बड़बड़ाती रही। सारा घर दोबारा से धोया गया, गंगा जल छिड़क कर जमीन पवित्र की गई। कमल के बाल मन पर एक दरार पैदा हो गई। वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया। ढेरों सवाल उसके मन को कचोट रहे थे। आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी थी हरीश में? दिन भर उसने कुछ नहीं खाया। रात को माँ ने बहुत समझाया, ऊंच नीच बताई, फिर भी वह चुपचाप निर्विकार भाव से बैठा था। माँ सारे दांव उसके सामने चलाती, पर वह सब फेल हो गए। बेटे, इन गलत संस्कार वाले बच्चे को साथ में मत रखो। इनके साथ बैठने से बुरे विचार मन में पैदा होते हैं। और भी कई बातें माँ ने बताई, पर कमल का अनुभव इन सबसे भिन्न था। वह माँ के तर्कों से जब उबने लगता तो उसने माँ से ही पूछा, क्या तुम कभी उनके घर गई हो, उनसे मिली हो? कैसे जानती हो कि वो लोग बुरे हैं? माँ ने अवाक सा उसका मुंह देखा। कमल की आंखों में गुस्सा नहीं था, ऐसा कुछ था जो धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघल रहा था, जिसे वह पकड़ना चाहती थी पर पकड़ नहीं पा रही थी। हार कर माँ ने एक समझौता किया जिसकी जानकारी हरीश को कभी नहीं हुई। हरीश को खाने के लिए कुछ बर्तन अलग से रख दिए गए। तब से आज तक कमल एक ऐसी अंधेरी गली में चलता रहा जहाँ रोशनी का कतरा नहीं दिखाई देता। उसे हमेशा लगता वह हरीश के साथ विश्वासघात कर रहा है। कमल के ख्यालों में डूबा देख हरीश ने उसे टोका, कहाँ खो गए? एक देहाती लड़का 2 ग्लास में चाय थामे खड़ा था। कमल ने एक ग्लास उसके हाथ से लिया। चाय की चुस्की लेते हुए कमल का बिगड़ा मूड बदलने लगा। उसको सरदर्द में राहत महसूस हुई। सूरज सर पे चढ़ाया। शादी वाले घर में काफी चहल पहल थी। दोपहर में खाने का विशेष इंतजाम था। पास के कस्बे से नान और मीट के लिए कारीगर बुलाया गया। एक मोटा ताजा बकरा काटा गया। पके हुए मीट और गरम मसालों के महक से पूरा घर खुशबू से गुंजायमान था। बच्चे अलग चिल्ला रहे थे, बूढ़े अलग। बड़े बूढ़े हुक्के की गुड़गुड़ में अपने जमाने की बातें याद कर रहे थे। औरतों की व्यस्तता तो कुछ अलग ही थी। हरीश की सास ने पुराने कपड़ों पर एक नई ओढ़नी डाल ली। दूल्हे के साथ लेकर उसे सलाम पे जाना था। हरीश के पिताजी कुछ परेशानी में दिखाई दे रहे थे। कमल भी परेशानी का कारण जानना चाहता था, लेकिन वे टाल गए। हरीश के ससुर जम्मन ऋषिकेश में सरकारी कर्मचारी थे। परिवार गांव में रहता था। पारंपरिक जीवन था। गांव के कई लोग परिवारों में सफाई का काम करते थे। जुम्मन की बड़ी लड़की बाप के साथ ऋषिकेश में रहती थी, सरकारी मकान में। आस पड़ोस की देखा देखी जुम्मन ने भी उसे स्कूल भेज दिया। देखते देखते उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। साथ ही उसमें बहुत सुघड़ता आ गई। अच्छा परिवेश पाकर उसमें बदलाव आ गया। गांव भर की लड़कियों से अलग दिखाई पड़ती वह। जुम्मन की घरवाली जिन परिवारों में काम करती थी उनमें अधिकतर रांगड़ थे। गांव देहात के नियम कायदे के हिसाब से हरीश को सलाम के लिए दरवाजे पर विदाई से पहले जाना था। यह एक रस्म थी जिसे न जाने कितनी सदियों से निभाया जा रहा था। हरीश के पिताजी ने इनकार कर दिया। हम सलाम पर अपने लड़के को नहीं भेजेंगे। राघड़ परिवारों से कई बार बुलावा आ चुका था। बिरादरी के बड़े बूढ़े अपने तर्क देकर ऊंच नीच समझा रहे थे। बाप दादों की रीत है, एक दिन में तो नहीं छेड़ी जाएगी। वे बड़े लोग हैं, सलाम पे तो जाना ही पड़ेगा। और फिर जल में रहकर मगर से बैर रखना तो अच्छी बात नहीं है। इसी बहाने कपड़ा लत्ता बर्तन और नेक भी मिल जाएगा। हरीश ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, मुझे ना ऐसे कपड़े चाहिए ना ऐसा नेक। जब हरीश किसी दूल्हे को इस तरह दरवाजे दरवाजे घूमता देखता तो उसे लगता जैसे उसके स्वाभिमान की चिंदी चिंदी करके बिखेरा जा रहा हो। गाजे बाजे के साथ घूमता दूल्हा निरीह जीव सा जान पड़ता। दामाद हो या नई दुल्हन, सलाम के लिए घर घर जाने का रिवाज है, जो हमने नहीं बनाया, पुरखों ने बनाया है। इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं है। गांव में रहना है तो 10 जरूरतें हैं, जुम्मन ने जोर देकर कहा। हरीश ने तीखे शब्दों में कहा, आप जो चाहें समझे, मैं इस रिवाज को नहीं मानूंगा। आवाज़ सुनकर कमल हरीश की ओर बढ़ा। कमल को अपनी ओर आते देख हरीश चुप हो गया। हरीश का चेहरा तनाव से कसा हुआ था। क्या बात है हरीश, कुछ मुझे भी तो बताओ, कमल ने जिज्ञासा प्रकट की। हरीश के पिता ने कमल के कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं बेटे, वहाँ आप बैठो। सामने आंगन के नीम के पेड़ के नीचे मैंने आपके लिए एक चारपाई डलवा दी है।
आप आराम करिए, जात बिरादरी की समस्या है, हम निपटा लेंगे। कमल को लगा जैसे वह सचमुच बाहरी व्यक्ति है। उसने कातर दृष्टि से हरीश की ओर देखा। हरीश ने आंखों से शांत रहने का इशारा किया और कमल चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। दोपहर होते होते बात पूरे गांव में फैल गई। जुम्मन ने जवाई को सलाम पर आने से मना कर दिया है। गांव की रांगड़ बल्लू रांगड़ की चौपाल जुटने लगी। ऐसा लग रहा था कि गांव के सब लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे थे और लग रहा था जैसे जोहड़ के पानी में किसी ने कंकड़ फेंक दिए हो। गोल गोल लहरें घूमकर किनारे तक फैल गई हैं। बल्लू रांगड़ का सीकिया पहलवान रामपाल कमल उपाध्याय को चाय की दुकान से धकिया कर चौड़ा हुआ घूम रहा था। अपनी बहादुरी के किस्से समूचे गांव में सुना रहा था। कैसे एक चूहड़े को उसने चाय की दुकान में जात छिपाकर चाय पीते रंगे हाथों पकड़ा। बाराती था इसलिए छोड़ दिया। यही हरकत अगर किसी और ने की होती तो अभी तक उसकी अर्थी सज रही होती। बल्लू रांगड़ हालात को देख जुम्मन के घर खुद आया। आते ही उसने जुम्मन को और उसकी घरवाली को मेहमान के सामने ही फटकारा। जुम्मन, तेरा जमाई अभी तक सलाम पर क्यों नहीं आया? तेरी बेटी का ब्याह है तो हमारा भी कुछ हक है। जो नेक दस्तूर होता है वह तो निभाना ही पड़ेगा। हमारी बहू बेटियां घर में इंतजार कर रही हैं, उसे लेके जल्दी आ। जुम्मन ने सिर पर लिपटा हुआ कपड़ा उतार बल्लू रांगड़ के पाँव में रख दिया। चौधरी जी जो सजा देंगे भुगत लूंगा। बेटी को विदा हो जाने दीजिए। जमाई पढ़ा लिखा है, गांव देहात की रीत नहीं जानता है, वह सलाम पर नहीं आना चाहता है। रांगड़ ने कहा, तभी तो कहता हूँ जातकों को स्कूल ना भेजा करो। स्कूल जाने से कौन सा इन्हें बारिस्टर बन जाना है, ऊपर से इनका दिमाग चढ़ जावे है। ये ना घर के रहेंगे ना घाट के। गांव की नाक तो तूने पहले ही कटवा दिया, जो लौंडिया को 10वीं तक पढ़ाकर अब सलाम पे ना जाने के कारण ये भी बात मना कर रहा है। उसे समझा दे, सलाम के लिए जल्दी आवे। बल्लू ने फैसला सुनाया। जुम्मन ने गिड़गिड़ा कर रिरिया के शब्दों में कहा, चौधरी जी मेरी लाज रख लो, मैं तो आपका गुलाम हूँ। मेरा तो जीना मरना सब कुछ आप ही की ड्योढ़ी पर है। जो कहेंगे करूँगा, बस बेटी को विदा हो जाने दीजिए। मैं थारे पाँव में नाक रगड़ूं। बल्लू रांगड़ गुस्से से फनफनाता चला गया। जाते जाते चेतावनी देकर बोला, इन शहर वालों को कह देना कौवा कभी हंस ना बन सके है। बल्लू के जाते ही कमल ने हरीश से पूछा, यह कौन था? इस तरह क्यों दरार धमका रहा था? हरीश ने चुप रहने का इशारा किया। जुम्मन ने जाति बिरादरी की स्त्रियों को हिदायत दे दी, जल्दी से रस्म निभाओ, बिना हो हल्ले के बारात विदा कर दो। रांगड़ कभी भी रौला कर सकते हैं। शादी की सारी चहल पहल पर भर में सन्नाटे में बदल गई। इस सन्नाटे का शोर कमल उपाध्याय को बेचैन कर रहा था। उसका दम घुट रहा था। उसने हरीश की ओर देखा। हरीश की आंखों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान था। उसकी आंखों में चमक थी। दोनों एक दूसरे का हाथ गर्मजोशी से दबाए आंखों ही आंखों में एक दूसरे को आश्वस्त कर रहे थे। नीम की नरम पत्तियां हिल रही थी और हौसला दे रही थी। जल्दी जल्दी बारात को खाना खिलाया गया। कमल और हरीश खाना खाकर नीम की छाँव में चारपाई पर बैठ गए। सामने दीवार की ओर मुँह करके एक 10-12 बरस का लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसे ढूंढते ढूंढते एक बूढ़ा आदमी आंगन में घुसा। उसके हाथ में नान और मीट था। दीपू, ओ दीपू कहाँ है? ये लौंडा भी बहुत दिख करे है। चूहड़ों के घर में पैदा होके बामनों की बोली बोले है। उसने दीवार पर खड़ा देख उसको डांटा, तू यहाँ छिपा खड़ा है? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। ले रोटी खा ले, देख कितना अच्छा मीट बना है। बूढ़े ने मनाने की कोशिश की। ना, मैं नहीं खाता मीट, इसे मेरा खाए मूत। लड़के ने हटते हुए कहा। पर क्या हुआ, क्या बात है? बूढ़े ने तल्खी से पूछा। मुसलमान के हाथ की बनी रोटी मैं नहीं खाता, लड़के ने दूर हटते हुए कहा। मुसलमान? कौन मुसलमान? वही जो गाड़ा पे बैठा रोटी बना रहा है, लड़के ने कारीगर की ओर इशारा करते हुए कहा। वो तो हिंदू है, चलकर देख लो। बूढ़ा उसे खींच कर ले जाने लगा। लड़का घिसटते हुए बूढ़े के पीछे पीछे जा रहा था। चीख चीख कर कह रहा था, नहीं नहीं, वह मुसलमान है, मैं नहीं खाऊंगा उसके हाथ की बनी रोटी, मैं नहीं खाऊंगा। अबे उल्लू की दुम, एक बार चल के देख तो ले, फिर बूढ़े ने कहा। बूढ़ा उसे घसीट कर भट्ठी तक लाया और जहाँ नान बन रहे थे, लड़के के चीखने की आवाज़ लगातार आ रही थी। नहीं नहीं, मैं मुसलमान के हाथ की बनी रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। कमल और हरीश फटी फटी आंखों से उसे देख रहे थे। पहले जो आत्मविश्वास जगा था लड़के की आवाज़ में दबने लगा। कमल और हरीश दोनों खामोशी के अंधेरे जंगल में भटक गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और गहरी सांस ली। तो इस तरह आपने सुना दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लिखी हुई कहानी सलाम। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।